ये स्टैचू लगने का मतलब अंबेडकर जी का कर्जा उतारना। सर यही वो जगह है जहाँ पर बिल्कुल ये नया प्लेटफार्म बनाया है। यहाँ पे स्टैचू अभी इंस्टॉल हो जाएगी आज शाम तक या कल सवेरे तक, क्योंकि 26 को तो उद्घाटन होना है। मतलब तैयारियां पहले ही जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल पूरा अब देख लो कितने एम्प्लॉय लोग यहाँ खड़े हैं, कितने लेबर, कितने वर्कर हैं यहाँ चारों तरफ। काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। और बिल्कुल मतलब परिसर के सामने, ज्यादा दूरी भी नहीं है, बिल्कुल ही सामने। ये बिल्कुल कोर्ट नंबर 1 के सामने ही है। चीफ जस्टिस जहाँ बैठते हैं ये सामने देखो, चीफ जस्टिस कोर्ट है वो सामने फ्रंट जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। ये जो टॉम्ब है इसके नीचे चीफ जस्टिस की कोर्ट होती है। ये 1 नंबर कोर्ट होती है, इसके दाएं बाएं 2 3 4 5 कोर्ट सामने है फ्रंट पे सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये जो एरिया है तो ये तो हाई सिक्योरिटी एरिया होगा अंदर। यह हाई सिक्योरिटी, इस ग्रिल के बाद आप कोई भी आदमी नहीं जा सकता बिना पास के और सिक्योरिटी चेकअप के। बाहर तो सिक्योरिटी चेकअप तो बाहर भी होती है, मगर यहाँ पास की भी जरूरत होती है। ओनली पास होल्डर कैन तो एंटर। इतनी तैयारियां हो गई हैं कि परसों पूरा हो जाएंगी ना चीजें, जिस प्रकार से जितनी स्पीड से चल रहा है काम। बिल्कुल स्टैचू वगैरह सब आ गई है, अब इस पे इंस्टॉल करना है। तो ये जो पूरा पार्क यहाँ पर था, ये पूरा ही बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तो विरोध करने की हिम्मत नहीं किसी में। हाँ। विरोध करने वाले भी थक गए हैं। इसलिए थक गए हैं क्योंकि पक्ष में खड़े हुए लोग मजबूती से सामने आ गए हैं। अच्छा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है और उन्होंने समझा है भीमराव अंबेडकर जी के काम को, न केवल संविधान को बल्कि उनके लेखों को और उनकी जीवनियों को पढ़ा है और महसूस किया है कि इस आदमी के साथ अन्याय होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्टैचू नहीं होगी। इसलिए भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगने से यहाँ पर न केवल उनका बल्कि पूरी संविधान सभा के प्रति ग्रेटिट्यूड है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसत रवीना। यूँ तो देश भर में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही घटनाएं या कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की चीज़ें कर जाते हैं कि इतिहास के पन्नों में उनको लिखा जाता है। और आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ भी एक ऐसी ही चीज़ 26 नवंबर को होने वाली है। संविधान दिवस के दिन ही मौके पर मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, उसी परिसर में, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति का अनावरण होने वाला है। और ये जो खबर है ये इतनी क्या गौरव करने वाली है कि हर एक जो भी नागरिक है भारत का, वो इसको एक न्याय की जीत की तरफ से देख सकता है कि आज़ादी के लगभग पूरे 75-76 साल बाद भारत की उच्चतम न्यायालय के परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। 2023 वर्ष की बात करें तो कुछ ऐसा ही सिलसिला शुरू से रहा है। अप्रैल में हैदराबाद में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण होना और फिर यूएस में बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण होना। 2023 शुरुआत होते होते ऐसे हुआ और जब खत्म होने जा रहा है तो आखिर में भारत की सबसे उच्चतम न्यायालय के परिसर में उनकी मूर्ति का अनावरण हो जाना। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि जितने साल हम आगे जाते जा रहे हैं, बाबा साहेब के अनुयायी और उनके विचारों पर चलने वाले लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस मूर्ति को लगाने के लिए भी जो यहाँ पर वकील हैं उन्होंने मांग की है और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ बलराज सिंह मलिक हैं। इनसे समझेंगे कि ये जो इतना ऐतिहासिक पल आज हो पा रहा है, 26 नवंबर को ये सारी चीज़ें जो होने वाली हैं, इसके पीछे कितने प्रयास करने पड़े हैं, क्या प्रयास रहे और कितनी महत्वता बढ़ जाती है कि जब देश के नागरिक न्याय की मूर्ति के पास आएंगे तो वो साइड में बाबा साहेब अम्बेडकर को भी देखेंगे और कितनी चीज़ें समझ पाएंगे, वो इन्हीं से समझते हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि ये जो चीज़ होने वाली है, जो ऐतिहासिक पल है, कैसे यहाँ तक पहुँचा है आज, कितने प्रयास करने पड़े इसके पीछे? ये बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किए और देर आए दुरुस्त आए। और हमारी भी एक एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जिसने पहली बार उनके जन्मदिन पे, डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन ईयू पे एक दिन पहले उनकी मेमोरी में एक लेक्चर और एक प्रोग्राम किया। वो पहली बार हुआ था, वो हम लोगों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइस में हुआ, अंदर हुआ। हमारा जो बार लॉन्ज है ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें हुआ और जस्टिस गवई उसमें आए थे। और उसमें मांग रखी थी हमने ये कि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जितने भी लोग थे, उनका कम से कम एक प्रतिनिधि और मेन प्रतिनिधि जो थे, जो आर्किटेक्ट थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका स्टैचू इस प्रेमाइस में ना होना ये सबको कचोटता है। हो सकता है कुछ लोग इसका अंदर खाने विरोध करते हैं, मगर आज समय वो आ गया, कोई भी मुखर विरोध करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। सब लोगों की दिल में अब आवाज़ तो है, कुछ लोग मुखर हुए, हमारे जैसे लोग,
और भी बहुत सारे साथी। सबसे पहले दुष्यंत दवे प्रेसिडेंट जो हमारे बार एसोसिएशन के थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे कहने से अभी स्टैचू तो नहीं लग पा रही, कम से कम क्या करें। उन्होंने SCBA सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी में जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पोर्ट्रेट लगाया था, आदम कद, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट। तब उसको बहुत सेलिब्रेट किया था बार के मेजॉरिटी मेंबर्स ने। उसके बाद उन पे फ्लावर ट्रिब्यूट देने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए, इस तरह के एक पुष्पांजलि अर्जित करने के लिए आए मिस्टर चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस और जस्टिस गवई, और भी लोग आए। तो ये उसके बाद ये घटना हुई। वहाँ पर लोगों ने कहा, मैंने भी खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को रिक्वेस्ट की और कहा ओपनली कि आपने सर हिस्टोरिकल काम किया है आज यहाँ फूल अर्पित करके, और इससे बड़ा असली हिस्टोरिकल काम ये होगा जब उनकी स्टैचू इस प्रेमाइस में लगेगी, सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइस में। और इतना जल्दी भी मुझे उम्मीद नहीं थी। मगर फिर हमारी डिफरेंट एसोसिएशन है जो वकीलों के संघ ग्रुप हैं, कुछ लोगों ने लेटर भी भेजे कि ये स्टैचू लगनी चाहिए। और ओपनली हमने बार रूम में जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म पे हमने वो प्रोग्राम किया था उनकी याद में, और जन्मदिन मनाया था, तो उसमें ओपनली हमने बार के सामने डिमांड की थी कि उस आदमी की भी स्टैचू यहाँ नहीं है तो ये ठीक नहीं है और ये स्टैचू होनी चाहिए। और हमने ये भी मांग रखी थी, इस देश में अब सुप्रीम कोर्ट के जज खाली इस आधार पे ना चुने जाएं कि किस हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, किस हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। हमने ओपनली, मैंने पर्सनली ओपनली पूरी बार के सामने ये डिमांड की थी जस्टिस गवई को, सर आप कोलिजियम में भी आएंगे। कोलिजियम में वो लोग होते हैं 5 जज सीनियर जो जजों को चयनित करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन जज आएगा नीचे से। मैंने कहा अब हाई कोर्ट को छोड़ो, अब वो लोग चिन्हित किए जाएं, चयनित किए जाएं, चुने जाएं सुप्रीम कोर्ट के लिए जो इस देश के अलग अलग समाज और वर्गों से आते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि हाई कोर्ट से खाली है तो उस हाई कोर्ट का एक जज आ जाओ। अब वो ध्यान देना पड़ेगा वो किस समाज और किस वर्ग से आता है। इस देश की मेजॉरिटी समाज और वर्ग अभी वंचित है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रहा है, हाई कोर्टों में भी नहीं आ रहा है, इसलिए वो जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे और वो प्रीएम्बल के हिसाब से जस्टिस देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अदरवाइज तो पूरा लॉजिक वकीलों का भी और पूरा लॉजिक जजमेंट देते वक्त जजों का भी एक ही लॉजिक का आधार है, वो आधार है देश का प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो लक्ष्य है हमारे देश का कि हमने अपने देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, उस लक्ष्य के आधार पे फैसले देने हैं, उस लक्ष्य के आधार पे वकीलों को आर्गूमेंट करने हैं। उसके बाहर आर्गूमेंट करना या उसके बाहर जाके जजमेंट देना वो यूजलेस हैं, बल्कि देश को पीछे ले जाने वाली हैं। उसको ध्यान में रखना होगा। ये सारी बातें हमने वो कही और कि जजों को भी समाज के अलग अलग वर्गों से, बहुत सारे वर्ग समाज के मेजॉरिटी में हैं, काफ़ी संख्या में, आज तक उनका कोई प्रतिनिधि ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। और हमने ये भी कहा था कि हाई कोर्टों में भी जज बनाने के लिए जो डायरेक्ट वकीलों से बनाते हैं, नीचे की अदालतों में पेपर एग्जाम होता है या डायरेक्ट कुछ भर्तियाँ होती हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आते हैं, कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं। कि उसमें ये कहा कि कम से कम जज बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई काम हो तो वो ये होना चाहिए, जो जिसको हम जज बना रहे हैं वो नंबर 1 ईमानदार होना चाहिए, 1 नंबर का नंबर। तो वो उसकी ईमानदारी आपके डॉक्यूमेंट में नहीं, उसकी ईमानदारी उस समाज में जहाँ वकालत कर रहा है और जहाँ लोगों के बीच में होनी चाहिए, इसका पता करना चाहिए। IB या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या जो प्रक्रिया है चुनने की। दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए वो मेल मिलाप वाला आदमी होना चाहिए, जिसको समाज के लोग जिसको अच्छा मानते हैं, जिससे वो लोगों से मिलने वाला हो, वो लोग उससे मिलने वाले हों, वो एकांकी ना हो कि अपने घमंड में वो होता रहे जो लोगों से बात ही ना करे। ऐसा आदमी तो घर का भी नहीं, ना घर का ना घाट का। कि 2 मेन चीज़ें हैं, वो चीज़ें इग्नोर हो रही हैं देश में जज बनाने में। क्योंकि जज बनाने में हाई कोर्ट के भी में पर्टिकुलर वो है कि इतनी वो इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। इतनी इनकम टैक्स रिटर्न किसकी होगी? बहुत रेयर हैं जो पहली पीढ़ी के वकील होंगे या जिनके माँ बाप वकील होंगे या जजों के बच्चे होंगे, उनको तो पता उस रास्ते का, वो ATR झूठी हो सच्ची हो कैसे जुगाड़ बना के वो ATR बना लेंगे। जो आम वकील हैं, ईमानदार वकील हैं, जो जनता के ही केस लड़ते हैं, जिनके माँ बाप या जुगाड़ पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए वो सरकारों के वकील नहीं बन पाते, पैनलों पे नहीं आ पाते, तो उनकी ITR भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचती, और नहीं पहुंचती तो उनको वकील ही नहीं मान रहे, उनको जज नहीं बना रहे। ये धोखा है देश के साथ, ये देश के साथ धोखा है। ईमानदार और अच्छे लोगों को जज बनने से महरूम होना पड़ रहा है, सिस्टम में खामियां हैं।
ये खामियाबी दूर होने की जरूरत है। जी, लेकिन सर ये यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, जो मूर्ति का अनावरण होगा 26 नवंबर को, पूरे देश में है कहीं ना कहीं जो जनता है इतनी जागरूक हो चुकी है और हर कहीं बाबा साहेब का एक मूर्तियों की अनावरण हो रहा है कि उनके विचारों को याद रखा जाए, उनकी जो चीज़ें उनको आगे बढ़ा जाए। इस मूर्ति का सुप्रीम कोर्ट में अनावरण होना ये कितना खास है? ये बिल्कुल इसलिए खास है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासतौर पर चीफ जस्टिस ने या कोलिजियम के जो सीनियर लोग हैं जो यहाँ के प्रशासन के लिए ज़्यादा जिम्मेवार हैं, कि कम से कम उन्होंने एक स्टैंप लगा दी कि वाकई संविधान के निर्माता या मेन आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ये मैसेज पूरे देश की जनता के लिए है, ये मैसेज देश के पॉलिटिशियन के लिए है, ये मैसेज एक एक आदमी के लिए है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व भी बढ़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मेहनत और योगदान करने वाले आदमी को भी याद रखा जाएगा। अब जो देश में हवा चल रही है, कुछ इस तरह की बातें थी कि आज का जो सत्ता पक्ष है वो संविधान को ख़त्म करना चाहता है और कई फैसले वो असंवैधानिक ले रहे हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं हैं। जैसे पार्लियामेंट में संविधान की पालना नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ क्योंकि पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अवमानना की गई है, उनको बुलाया तक नहीं गया। इससे वो संस्था कमज़ोर हुई है क्योंकि वो संस्था इंडिपेंडेंट संस्था है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के मुखिया जो लोग हैं वो वहाँ के स्पीकर और वहाँ के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, इन लोगों के बिना वहाँ का उद्घाटन होना ये असंवैधानिक काम हुआ है। और दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक़्त सत्ता और शासन खत्म हो गए थे, राजशाही खत्म हो गई थी, वो था लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासन मानसिकता की और राजाओं का कोई जगह और स्थान नहीं है बिल्कुल भी, मगर वहाँ पे एक डंडा रखा गया जिसका नाम सेंगोल रखा था। वही पुराना सिस्टम को लागू करने के लिए कोई राजा था, कोई सलाहकार थे और वो सलाहकार के आधार पे काम करता था। अरे कौन सलाहकार है? अब जनता सलाहकार है खुद की, और जनता के प्रतिनिधि अपने सलाहकार उन्होंने भेजे हुए पार्लियामेंट में, इसलिए डंडे की जरूरत नहीं है। डंडा लोगों के हाथ में है, वहाँ पे डंडा किसी के हाथ में नहीं कि डंडा रखेंगे कि सेंगोल रखने की जरूरत है। उससे लोगों को लगा कि खतरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं मार रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। इस मूर्ति की स्थापना से उन सब असंवैधानिक कामों पे के मुंह पे तमाचा है ये। यहाँ मेरा अगला सवाल यही होने वाला था सर कि एक तरफ भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सारी चीजें आके रुक जाती हैं, सब रुख कर लेता है कि अब तो उनको न्याय मिल जाएगा, वहाँ पर बाबा साहेब के अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, संविधान के पिता इनको कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब संविधान को लेकर इस तरीके के बयान जब आते हैं, इतना हमने आपसे पहले भी इस पर बातचीत की थी, दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं देश में? देखो, संविधान में परिवर्तन अमेंडमेंट करने की तो गुंजाइश है भाई, हम अपने घर में पुताई रंगाई कर ही सकते हैं। संविधान हमें लोगों को 140 करोड़ लोगों का जो परिवार है ये बैठ के जब मर्जी कर लो, उनके प्रतिनिधि हैं। इसको तुरंत पूरा बदलना है, पूरा बदलना के लिए आप चोर दरवाजे से नहीं बदल सकते। पूरा बदलना है तो देश के सामने बात रखो और देश में बेकायदा संवैधानिक सभा बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर बदलो अगर बदलने की हिम्मत है तो। लेकिन क्या बदलाव की जरूरत है? बदलाव नहीं, बदलने की जरूरत है। पूरा बदलने की कोई जरूरत नहीं, बदलाव तो होते ही रहते हैं और बदलाव तो हर उसमें हर संतान नियम का प्रकृति का नियम है। हमारे बुजुर्गों के घर कैसे होते थे, फिर हमारे पेरेंट्स के समय में कैसे मकान थे, आज हम कैसे फ्लैटों में रह रहे। ये तो समाज का जो रहने का और खाने पीने का जो सिस्टम बदलता रहता है, जिस हिसाब से हम चलते हैं, काम कर और व्यवहार करते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। उन बदलावों के हिसाब से उन न्यायिक व्यवस्था बनाने के लिए, रूल एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो बदलाव की जरूरत है वो तो प्रोविज़न है ना उसमें। ये पूरा बदलने का, पूरा ये करने का, ये तो एक गलत सा मैसेज है, इसमें ना गुंजाइश है, ना ये बदला जाएगा। अब यहाँ ये स्टैचू लगने से एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आता है देश में। वो मैसेज ये जाता है कि इस देश का कोई भी बच्चा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस परिवार से आते थे, जिनको महादलित समझा जाता था, उस परिवार से आते थे, और क्या क्या उनकी हिस्ट्री में हमने भी पढ़ा है क्या क्या परेशानियां हुई। स्कूल में पानी पीने नहीं देना, कोई बैलगाड़ी वाला उसमें ना बिठाए, वो पैदल पैदल चले, बैलगाड़ी वाला अपने साथ चले, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो इससे ये साबित होता है, एक तो इस देश की वर्ण व्यवस्था जो है, जो इस देश पे महापाप है, महाकलंक है, जो इस देश के बच्चों के अंदर मानसिकता में मानसिक गुलामी भरती है, जो इस देश के बच्चों का विकसित और विकास नहीं होने देने जाती, जो इस देश के अंदर समानता की भावना या समानता का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ चलती है,
उसके मुंह पे तमाचा है डॉक्टर अंबेडकर की ये मूर्ति का यहाँ अनावरण होना। और इससे एक और जाता है, देश के लोगों को एक मैसेज मिलेगा, इस देश का कोई भी बेटा कोई भी बेटी कहीं भी पैदा हो इस देश में, किसी भी हालात में पैदा हो, किसी भी सो कॉल्ड जाति में पैदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें बच्चे में गट्स हैं उसको असुविधा होते हुए भी वो कुछ भी बड़े से बड़ा योगदान इस देश के लिए कर सकता है। इसलिए उसी याद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत प्रणाम है इस देश की जनता की तरफ से, हमारी तरफ से, और ख़ास तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का खुद की तरफ से ये प्रणाम है। तो क्या इन सारी चीज़ और देश इस पे नाज करेगा। और ये लेट आया है, लेट हुआ ये काम, देर आए दुरुस्त आए। और इस काम को करने में इस देश की सुप्रीम कोर्ट की खुद की गरिमा भी बढ़ेगी देश के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने सारी चीज़ों का इसमें जिक्र कर दिया है कि बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जब सारी चीज़ों का हम जिक्र करते हैं और बाबा साहेब का जब जिक्र करते हैं या संविधान का जब जिक्र करते हैं, तो कई लोग टिप्पणियां करते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि बाकी लोग भी तो शामिल थे संविधान बनाने में, जो बाकी लोगों का योगदान है हम उनको क्यों नहीं देखते हैं। ये तो उसी तरह से है जैसे कोई शादी का कार्ड आ जाए, बलराज सिंह मलिक एंड फैमिली या विद फैमिली, तो क्या मेरे बच्चे झगड़ा करेंगे कि हमारा नाम नहीं आया कार्ड पे? अरे भाई, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। न केवल उनमें पढ़े लिखे थे, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। वो समझते थे बातों को, उनकी लिखी बातें पढ़ लो। जितने बाकी जितने संविधान सभा के मेंबर हैं उनका देखो उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं। और भीमराव अंबेडकर को देखो कितनी किताबें, कितना प्रयास किया उन्होंने, कितनी चीज़ें लिखी उन्होंने और क्या क्या बोला उन्होंने। वो पूरे के पूरे मेजॉरिटी क्या, असल में तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते थे एक इंसान का। वो चाहते थे हर इंसान को बराबरी की तरह ट्रीट किया जाए, हर इंसान यहाँ फले फूले और देश में पूरा भाईचारा हो, कोई सामाजिक अन्याय ना हो, कोई आर्थिक वो ना हो, ज़्यादा विषमता। अब विषमता कितनी हो रही है देश में, इससे ये मतलब है कि हाई कोर्टों में भी अभी इकोनॉमिकल जस्टिस को नहीं समझा गया पूरी तरह से, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। समाज में अभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है और बहुत बार तो सरकारें करती नज़र आ रही हैं। इसलिए अभी तो प्रियम्बल को समझना है, जजों को भी और इस देश के वकीलों को भी, और बहुत कुछ करना बाकी है। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि जो लोग, और आपने बीच में ये भी जिक्र किया कि विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, तो अब तो विरोध करने की हिम्मत नहीं किसी में। विरोध करने वाले भी थक गए हैं। इसलिए थक गए हैं क्योंकि पक्ष में खड़े हुए लोग मजबूती से सामने आ गए हैं। अच्छा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है और उन्होंने समझा है भीमराव अंबेडकर जी के काम को, न केवल संविधान को बल्कि उनके लेखों को और उनकी जीवनियों को पढ़ा है और महसूस किया है कि इस आदमी के साथ अन्याय होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्टैचू नहीं होगी। इसलिए भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगने से यहाँ पर न केवल उनका बल्कि पूरी संविधान सभा के प्रति ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता ये जाहिर की जा रही है। भाई फोटो तो एक का लगेगा, उसमें सारी संविधान सभा शामिल है ही। क्रिकेट टीम के भी कप्तान के साथ पूरी टीम शामिल है ही। देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरे देश के पार्लियामेंट शामिल है ही। देश के किसी मुख्यमंत्री के साथ उसकी पूरी विधानसभा शामिल है। तो इसमें क्या दिक्कत है? वो अगर वो कहें भाई प्रधानमंत्री का नाम आता रहता है, एमपीओ का नाम नहीं आ रहा, कभी मंत्रियों का नाम नहीं आ रहा, ये झगड़ा हो रहा क्या वहाँ पर? होने की जरूरत है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। और ये सबसे बड़ा काम हुआ आज इस देश का। इससे कोई बड़ा काम आसपास के इन दिनों में नहीं हुआ जितना बड़ा काम ये महत्वपूर्ण काम था। चलिए एक आखिरी सवाल से सर खत्म करेंगे। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2023 की हम बात करें तो शुरुआत में अप्रैल में हैदराबाद में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बाबा साहेब की, उसका अनावरण किया गया। उसके बाद भारत से बाहर यूएस जैसे देश में, जो इतना विकसित देश है, वहाँ पर लोग इतना इकट्ठे हुए और वहाँ पर भी बाबा साहेब की इतनी ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। और अब 2023 खत्म होते होते सुप्रीम कोर्ट में इसका अनावरण किया जा रहा है। तो क्या 2023 को बाबा साहेब के साल के नाम से कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोग इतना आगे आए हैं, लोग इतना बाहर निकले हैं बाबा साहेब को नाम के लेकर, उनके विचारों को समझने के लिए, कि कुछ अलग क्रांति दिखाई दी है? देखिए, बिल्कुल अब क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों से लोगों को जो जितनी एजुकेशन समाज में आई है
धीरे धीरे लोगों ने समझा यार ये तो जो बातें लिख रहे हैं हम सब की बातें हैं। जब धीरे धीरे ऐसे होता है, और उसमें 75 साल लगे इस देश में, इसलिए लग गए इतने साल क्योंकि उनकी बहुत सारी किताबों को, बहुत सारी बातों को देश के सामने रखा ही नहीं गया। ये ड्यूटी थी एजुकेशन सिस्टम की देश के, ये ड्यूटी थी सरकारों की। उन्होंने वोट की राजनीति के लिए तो उनको यूज करने की कोशिश की, मगर उनके काम को, वो कहना क्या चाहते थे, इस देश में किस तरह का सपना था उनका, वो बातें धीरे धीरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों की खुद के इंटरेस्ट की वजह से ये चीज़ें, या काफ़ी ऐसे लोगों ने योगदान दिया है इसको प्रचार प्रसार करके कि लोग समझ पाएँ। वरना तो इस देश में क्या होता है, महापुरुषों पे भी टैग लगा दिया, कुछ चालाक लोगों ने लगाए रखा जाति का और धर्म का, वो लगा के उनको बौना और छोटा बनाए रखने की कोशिश की। अब समाज खुद आगे बढ़ा है और उन्होंने समझा है कि भाई असली बड़ा कौन, असली बड़ा वो जिसका विचार बड़ा, असली बड़ा वो जो पूरी समानता की बात करते हैं, असली बड़ा वो जो सबके भले की बात करता है, असली बड़ा वो जो जाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने की बात करता है, वो सबको प्यारा लगता ही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की अब ये सारी बातें जब सामने आई धीरे धीरे लोगों के, बहुत सारे लोगों के प्रयास से, तो लोगों को लगने लगा यार ऐसा आदमी और इतना प्रयास उस आदमी का और इस तरह की कहानी, इस तरह का लाइफ हिस्ट्री, तो उन आदमी का और उस आदमी का यहाँ स्टैचू नहीं लगना तो ये कलंक था हमारे माथे पे भी, वकीलों के माथे पे भी, मेजॉरिटी। मैं तो अपनी बात करता हूँ। हाँ, आई एम सो थ्रिल्ड, हम इतने खुश हैं इस बात से, बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए इस सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद मेरे लिए पहला ऐतिहासिक दिन वो था जब हमने मुकदमा करके इस देश से माई लॉर्ड शब्द ख़त्म करवाया। अभी बहुत सारे वकील माई लॉर्ड करते रहते हैं तोते की तरह से, हमने इसको ख़त्म कराया। जून 2006 में हमने पटिशन फाइल किया था कि कोई भी जज देश का माई लॉर्ड नहीं है। उतनी ही इज्जत दो बोलने में जितनी एक डिस्ट्रिक्ट या छोटी जुडिशरी के नीचे वाले जिले में जजों को देते हैं, वही शब्द कहो। ये नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को कुछ ज़्यादा और चमचागिरी की ज़रूरत है या सुप्रीम कोर्ट के लोगों को और बड़ा कुछ कहने की ज़रूरत है। मगर अभी भी हमारी वो गुलामी की मानसिकता अभी गई नहीं है। काफ़ी लोग कानून बनने के बाद भी अभी भी माई लॉर्ड बोलते रहते हैं यहाँ पे, हम कभी नहीं बोलते। एक दो बार जजों के सामने ये बात आई, एक जज ने तो मुझे कहा जो बाद में चीफ जस्टिस बने, मिस्टर काउंसल वाई आर यू डिग्रेडिंग अस, हमें नीचा क्यों दिखा रहे हैं आप हमें माई लॉर्ड क्यों नहीं कह रहे। मैंने ओपनली कहा था यू आर नॉट माई लॉर्ड। जून 2006 के बाद अब कोई माई लॉर्ड नहीं इस देश के अंदर। तो वो बड़े नर्वस हुए, फिर बाद में बड़ा नॉर्मल हुआ माहौल। तो इस तरह होता है। तो ये स्टैचू लगने का मतलब अंबेडकर जी का कर्जा उतारना। अच्छा। हाँ, उनके किए हुए काम के लिए पूरी वकील बिरादरी के तरफ से और जुडिशरी की तरफ से उस आदमी का कर्जा चुकाने की कोशिश है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी अहम लाइन बोल गए हैं लास्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होना उस प्रकार है जिस प्रकार भारत की जनता पर उनका जो कर्जा है, इतने अच्छे काम कर या भारत का इतना बढ़िया संविधान जनता को देकर वो कर्जा उतारने की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोशिशें की जा रही हैं। और ये मूर्ति उसी का एक उदाहरण आप सबके सामने पेश करती है। बाकी आपने पूरे जो इतिहास में चीज़ें रही हैं, अब तक का भारत का जो इतिहास रहा है उसमें चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये जो ऐतिहासिक पल है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हो जाना, ये आप तक पहुँचाने का काम कर रहा है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।